नमस्कार सभी को। आइए हम लोग शुरू करते हैं नए सेशन के साथ, नए एनर्जी के साथ। आज का नया टॉपिक जो भी हम लोग का नया ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल जो सेट होगा क्वेश्चन, उसको सॉल्व करेंगे। और कैसा चल रहा है आप लोग का एग्ज़ाम का तैयारी? आशा करते हैं कि अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और विद्यार्थीगण, इस बार बहुत बड़ा मौका मिला है, आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए, एकदम सफलता मिलेगी। और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के एग्ज़ाम हॉल में बैठे, किसी का बात मत सुने, इधर उधर का मत सुने, सुनिए सबकी और करिए अपने आप की। जी विद्यार्थीगण, सभी लोगों का सुनिए, इधर का बात सुनिए, उधर का सुनिए, जो सुनना है सुनिए, लेकिन करिए वही जो आपको अपने आप में लगता है कि दिस इज़ राइट, कि ये सही है, ये करना चाहिए। अपने आप में पूछिए, किसी का मत सुनिए, क्या कहेगा वो, क्या करेगा तो क्या होगा, ये सब चीज़ नहीं देखना है। लाइफ में बहुत सी ऐसी सिचुएशन आएगा, लाइफ में बहुत से ऐसे सिचुएशन देखने को मिलेगा जहाँ पर बहुत सारी कंडीशन मिलेगा कि अब क्या होगा, अब नहीं होगा। तो ये सब मत सोचिए, कुछ भी होगा बढ़िया होगा। लोग जब आपके बारे में लोग चर्चा करना शुरू कर दे, तब समझिए आप सफलता की ओर है। जब आपके बारे में कोई कहने लगे कि ये हुआ, ये वो कर रहा है, ये कर रहा है, अब समझिए कि आप सक्सेस की रास्ता को पकड़ लिए हैं, तभी लोग आपके बारे में कर रहे हैं। अच्छाई करे, बुराई करे, कुछ भी करे, विद्यार्थीगण, बात उसी का किया जाता है जिसका कुछ होता है, तभी आपके बारे में लोग चर्चा करते हैं। अन्यथा जिसके पास कुछ नहीं है तो उसका तो कुछ चर्चा ही नहीं है। तो पीछे नहीं हटे। सक्सेस होने के लिए, कामयाब होने के लिए आपको दिन रात मेहनत करना होगा। संघर्ष से बड़ा कुछ नहीं है। संघर्ष कीजिए, आप अपने आप देखिएगा, आपका जो विचार है बदल जाएगा। संघर्ष करने से आपके अंदर का विचार बदलेगा, आपका सोच बदल जाएगा। संघर्ष नहीं करेंगे तो आपके विचार भी नहीं बदल पाएंगे। इसलिए संघर्ष करिए, ईमानदारी से करिए, देखिए आपका एक ना एक दिन रिजल्ट हमेशा सकारात्मक विचार की ओर आ जाएगा। आप मेहनत करिए, संघर्ष करिए, देखिएगा आपका जो सफलता है आपका कदम चूम लेगी। ईमानदारी से किया हुआ संघर्ष कभी बर्बाद नहीं होता है, आपके सफलता को हमेशा आपके पास लेकर के आएगी। आपके जीवन का ये रहस्य है कि जितने भी लोग ईमानदारी से मेहनत किए हैं, आज देखिए बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हुए हैं। तो आप भी उन्हीं में से एक है, बड़े से बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, सब हो पाएगा विद्यार्थीगण। जितने भी लोग अच्छे से अच्छे पोस्ट प्राप्त किए हैं, वो कहीं ना कहीं मेहनत किए हुए हैं, बहुत अच्छे से मेहनत किए हुए हैं। और ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, बस सब पढ़ते रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। एग्ज़ाम में कभी भी आप प्रेशर लेके नहीं पढ़ें। एग्ज़ाम एक ऐसा चीज़ है कि आपको प्रेशर देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, ये वो बोलेगा, ये वो बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपका मन जो बोलेगा वही होगा, आपका मन जो बोलेगा वही होगा। आपका मन अच्छा बोलने के लिए मेहनत करना होगा। मेहनत करिए, आपका मन एकदम अच्छा बोलेगा। संघर्ष करिए, आपका मन एकदम अच्छा बोलेगा। विद्यार्थीगण एकदम अच्छा बोलेगा। संघर्ष करिए, संघर्ष कीजिए, ईमानदारी से पढ़िए, एकदम बढ़िया तरीक़ा से पढ़िए। ज़्यादा चिंता हो के नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़िए जितना आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आता है तो उसको होल्ड कर दीजिए, रोक दीजिए, बाद में समझ में आएगा। हो सके उस टाइम में आप उसको गेन करने के सक्षम नहीं हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ हम शुरू करते हैं आज का सेशन, नया सेशन विद्यार्थीगण। देखते हैं, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के व्यू से आपके काम आ जाएंगे, और एग्जाम में आया वो भी क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, दाब को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्यार्थीगण, दाब, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या है? इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल को दाब कहते हैं। विद्यार्थीगण, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं। बल बटे क्षेत्रफल, विद्यार्थीगण दाब को सूचित करते हैं P से, और इसको बल को F से। विद्यार्थीगण, ये यहाँ से देखेंगे विद्यार्थीगण, अगर क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, क्षेत्रफल का मान बढ़ा देंगे विद्यार्थीगण, तो दाब का मान कम हो जाएगा, दाब का मान कम हो जाएगा। जैसे
जब आ ही गया बात, तो स्कूल का बेग का पट्टी चौड़ा बनाया जाता है विद्यार्थीगण, क्षेत्रफल थोड़ा बढ़ा दिया जाता है क्योंकि दाब हमको कम लगे। यहाँ पर दाब क्या हो, कम लगे। अगर क्षेत्रफल कम कर देंगे विद्यार्थीगण, दाब जो बेग का पट्टी का क्षेत्रफल अगर पतला कर देंगे ऐसा, दाब ज़्यादा लगाएगा, ऐसा इस तरह से बल लगाए, इधर इधर दाब लगाएगा विद्यार्थीगण। तो इस कंडीशन में दाब क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। इस कंडीशन में दाब क्या होगा विद्यार्थीगण, ज़्यादा लगेगा। कब, जब बेग की पट्टी को क्या किया जाए, कम कर दिया जाए, मतलब क्षेत्रफल कम कर दिया जाए, इतना पतला कर दिया जाए, उस कंडीशन में दाब जो होगा ज़्यादा लगेगा। उस कंडीशन में दाब जो होगा ज़्यादा लगेगा विद्यार्थीगण। अब इसका बात करते हैं SI मात्रक का। बल का SI मात्रक, न्यूटन, बल का SI मात्रक न्यूटन, और ये क्षेत्रफल का SI मात्रक मीटर स्क्वायर। इसको दूसरा तरीका से तोड़ सकते हैं, बल को केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर विद्यार्थीगण। बल का ये SI मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल कहाँ से आता है, ME, द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने बल बराबर होता है विद्यार्थीगण ME। इसी को तोड़ के लिखें, केजी त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये अपना मीटर स्क्वायर नीचे में है, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, क्या बचेगा, केजी, मीटर कट गया, ये मीटर कट गया, मीटर एक यहाँ पर बचा था, 1 मीटर ऊपर आ जाएगा, मीटर -1, सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बीमा निकलेगा, बीमा निकाल लेंगे विद्यार्थीगण। बीमा डायमेंशन का बात कर रहे हैं, M, L के पावर -1, T के पावर -2, ये हो गया हमारा बीमा हो गया, ये हमारा हो गया बीमा। दाब का, तो दाब को परिभाषित कैसे करेंगे, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल नहीं, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल कहलाएगा क्या विद्यार्थीगण, F कहलाएगा, बल कहलाएगा। भार प्रति इकाई आयतन नहीं, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन होगा घनत्व होगा, द्रव्यमान परनोद प्रति इकाई क्षेत्रफल, यही परनोद विद्यार्थीगण थ्रस्ट बोलते हैं, बल परनोद को ही बोलते हैं थ्रस्ट, जो हम लोग कील ठोकते हैं, कील वो थ्रस्ट होता है, जो कील ठोकता है थोड़ा सा, थ्रस्ट, यही बल प्रति इकाई क्षेत्रफल, यही परनोद कहलाता है विद्यार्थीगण। और आंसर बनेगा हमारा डी, ऑप्शन बनेगा डी। परनोद एक बल है, लंबवत लगता है हमेशा, कील ठोकने के इसमें परनोद आता है, परनोद बटा क्षेत्रफल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थीगण, क्या देख के रखा है, देखिए स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से दाब का बीमा सूत्र, क्या भी बीमा सूत्र निकाल के दिखाएं। E बराबर होगा F बटा ये, और F का SI मात्रक न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर। न्यूटन को तोड़ सकते हैं, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर अपना जगह में रहेगा, ये मीटर स्क्वायर अपना जगह में 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर में केजी, और नीचे में बचेगा सेकंड स्क्वायर, और ये नीचे में बच गया ये मीटर। दूसरा तरीका से लिखिए कि मीटर चला जाएगा ऊपर, केजी मीटर -1, सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो -2। बीमा सूत्र का बात करेंगे विद्यार्थीगण, बीमा सूत्र का बात करें, केजी के लिए आएगा M आएगा मास, मीटर के लिए आएगा L आएगा विद्यार्थीगण, L कितना -1 आएगा, T के पावर -2 आएगा। यानी ये हमारा बीमा सूत्र निकल के आया, किसका, दाब का आया। यही होगा प्रतिबल का, यही प्रतिबल का होता है विद्यार्थीगण, यही प्रतिबल का भी होता है। वहाँ भी फोर्स अपॉन एरिया, इंटरनल फोर्स होता है प्रतिबल में, स्ट्रेस बोलते हैं इंग्लिश में। स्ट्रेस का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर प्रति सेम होता है। ये इंटरनल फोर्स, ये बाहरी बल हुआ, वो अंदर का बल होता है किसी भी पदार्थ का जो रेजिस्ट करता है कोई भी अणु, कोई इंटर का जो अंदर का जो अणु होते हैं, इंटरमोलिकुलर उसको बोलते हैं फोर्स। वो जो रेजिस्ट करता है किसी भी जो हम लोग बाहर से बल दे रहे हैं या टेंसाइल कर रहे हैं, खींच रहे हैं या दबाव दे रहे हैं, तो वो स्ट्रेस जो होता है किसी भी पदार्थ के अंदर का बल बट्टा क्षेत्रफल का भाग होता है, और ये बाहर का होता है दाब। इतना ही दोनों में अंतर, दोनों का सेम। तो हमारा जो बीमा सूत्र M L इनवर्स 1 T इनवर्स 2 कहाँ है, ये बी ऑप्शन, M L इनवर्स 1 T इनवर्स 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एग्ज़ाम है विद्यार्थीगण, आप लोग का बढ़िया से तैयारी करिए और अच्छे से जाइए एग्ज़ाम देने, अब बढ़िया से देखने को मिलेगा
एएलपी टेक्नीशियन में साइंस का वेटेज ज़्यादा रहेगा, न्यूमेरिकल भी कुछ पोर्शन रहते हैं, अच्छे खासे न्यूमेरिकल होते हैं, तो डरने की बात नहीं है। हम यहाँ पर बहुत सारा कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूमेरिकल में तो आपको बढ़िया तरीके से करा देंगे यार। CBT 1 पास करके आइए, CBT 2 में न्यूमेरिकल का एकदम यही वाला न्यूमेरिकल थोड़ा सा भास्ट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, बस बनेगा। कंसेप्ट यही होंगे, साइंस एक ही है। ये नहीं कि हम NTPC में अलग पढ़ेंगे, ग्रुप डी में अलग पढ़ेंगे, JEE में अलग पढ़ेंगे, RPF में अलग। सारा विद्यार्थीगण कंसेप्ट एक होता है। सारे टीचर इसी को फिर पढ़ाता है, सब सेशन अलग कर देता है, ये कर, वैसा नहीं, कंसेप्ट एक ही है, कंसेप्ट एक ही। फिर हम जब पढ़ाएंगे आर्किमिडीज तक दूसरा पढ़ाएंगे, यही चीज़ें होंगी। बात है सबका मन में भ्रम में कि नहीं LP के लिए स्पेशल साइंस, LP के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन बढ़ता है, बाकी बात बनेगा सब आप ही से, आप ही लोग बढ़िया से बनाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। ईमानदारी से पढ़ाई किए हैं तो बहुत अच्छा से क्वेश्चन बन के आएगा, और जैसे तैसे पढ़ेंगे तो जैसे तैसे क्वेश्चन बन के आएगा। जो उस क्लियर है वो बोलते हैं, लेकिन मेहनत करते होंगे तो बढ़िया रिजल्ट देंगे आप लोग। चलिए आशा करते हैं अच्छा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं या बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विद्यार्थीगण ये क्वेश्चन दाब का है। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो क्या बोल रहा है, बल के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, मतलब क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, क्षेत्रफल को बढ़ा देता है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा। विद्यार्थीगण क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे, अगर ये क्षेत्रफल को हम बढ़ा दिए, ये वाला क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो दाब का मान क्या होगा, कम होगा। जैसे पट्टी, स्कूल के बैग का पट्टी अगर हम इतनी पतला, एक स्टाइलिश वाला हीरो लोग जो लेके चलता है, हीरोइन लेके चलती पतला वाला एकदम पट्टी देखते हैं, अभी बैग स्कूल एक तरफ टांगने वाला, दो तरफ टांगने वाला, ये पट्टी हमारे स्टाइल में जा रहा है, उसमें ज़्यादा सामान नहीं रहता है, नहीं तो फिर दर्द करेगा, ये टूट भी जाएगा। तो रस्सी टाइप का होता है, उसमें अगर ज़्यादा वेट दे देंगे बैग में तो आपका दर्द करेगा ये। लेकिन वही अगर स्कूल का बैग का पट्टी चौड़ा बनाया जाता है ताकि क्षेत्रफल बढ़ जाए, क्षेत्रफल क्या हो, बढ़ जाए, क्षेत्रफल का जो है बढ़ जाए, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा ताकि दाब क्या हो, कम हो। किसकी वजह से, बल कम लगेगा तो दाब कम होगा, बल कम लगेगा, यहाँ पर आपको कम बल लगेगा तो दाब बढ़ा दिए, क्षेत्रफल बढ़ा दिए तो दाब का मान कम हो जाएगा। क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो दाब का मान कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव। ये डैम का देखेंगे, डैम के कंसेप्ट में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, या तो डैम का ही बता देते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये मान लीजिए कि डैम है विद्यार्थीगण, ये डैम है, पानी इसमें स्टोर रहता है, ये डैम बनाया जाता है इस टाइप का, ये डैम बनाया जाता है, ये डैम बनाया जाता है विद्यार्थी, इस तरह से डैम है, ये डैम है। इसमें क्या है, पानी है, इसमें पानी है विद्यार्थी, इतना दूर तक ये डैम है, डैम में पानी है। मान लीजिए इतना दूर तक ये डैम ही है, इस तरह से डैम है, डैम में पानी है। अब क्या होता है, यहाँ से तल्ली से अभी इतना दूर तक पानी है, तल्ली से पानी अभी इतना दूर तक, एच का मान है विद्यार्थीगण, एच का मान है। तो ये एच का मान हम बढ़ा देते हैं, तरल द्वारा डाला गया दबाव देने के लिए विद्यार्थीगण एक फार्मूला आता है, P बराबर रो जी एच। रो क्या है विद्यार्थीगण, रो क्या है, घनत्व है, रो क्या है, द्रव का घनत्व है, घनत्व। जी गुरुत्वीय त्वरण है, एच क्या है, ऊंचाई है, गहराई है, गहराई बोलिए इसको गहराई बोलिए, गहराई। और जी तो आपको पता होगा गुरुत्वीय त्वरण है, जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये गहराई जैसे जैसे बढ़ेगा, गहराई मतलब ऊपर से अगर मान लीजिए हम गणना कर रहे हैं तो ऊपर से इतना पानी था, अब यहाँ पर दबाव कुछ है, यहाँ पर प्रेशर कुछ है, यहाँ पर प्रेशर कुछ है, यहाँ पर प्रेशर कुछ है। सबसे ज़्यादा दबाव कहाँ डालेगा विद्यार्थीगण, सबसे ज़्यादा दबाव डालेगा तल्ली पर, सबसे ज़्यादा दबाव कहाँ डालेगा, यहाँ पर नीचे। सबसे कम दबाव कहाँ होगा, पानी का, यहाँ, क्योंकि यहाँ का पानी इतना ही है, यहाँ का पानी कम है। तो यहाँ जैसे जैसे पानी का स्तर नीचे की ओर जाएंगे हम लोग तो पानी ऊपर से भारी होते चला जाएगा, और भारी। जैसे हमारे माथा के ऊपर अभी 1 किलो है, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, तो उसी तरह से यहाँ पर
यहाँ पर जाइए, पहले 1 किलो लगा दिया, फिर पानी बढ़ गया, फिर पानी बढ़ रहा है, तो ये स्तर जैसे जैसे देखिएगा, यहाँ का बात करिए इस दबाव, तो इस दबाव देने के लिए ये पानी का लेवल और बढ़ा दिए तो और दबाव बनेगा, और पानी बरसात के दिन में बढ़ रहा है तो और दबाव मारेगा। तो ये जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा, ऊंचाई का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे दबाव का मान बढ़ेगा। जैसे जैसे एच का मान बढ़ेगा, दबाव का मान क्या होगा? बढ़ेगा। दाब का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो यही बता रहा है कि जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से, मुक्त सतह मतलब ऊपर वाला सतह, मुक्त सतह मतलब फ्री वाला सतह से गहराई बढ़ती है, यहाँ से गहराई बढ़ती है नीचे की ओर, गहराई बढ़ रही है विद्यार्थीगण, बढ़ रही है, एच का मान बढ़ रहा है, तो डाला गया दबाव क्या होगा? बढ़ेगा। दाब का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इतना नहीं समझ में आया ना, तो सीधा सीधी डैम में, या बाल्टी लीजिए, आधा बाल्टी पानी रहेगा तो बाल्टी का जो नीचे वाला पेंदी बोलते हैं उस पर दबाव कम रहेगा, बाल्टी फुल कर दीजिए तो इतना बाल्टी का गहराई हो गया, अब तो पेंदी में और ज़्यादा दबाव मारेगा। अब प्लास्टिक का बाल्टी कमज़ोर ला रहेगा, 10 रुपये वाला बाल्टी, तो पेंदी फट जाता है। क्यों? क्योंकि दबाव क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। ये कंडीशन बनता है। आइए अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? दाब, डाला गया दबाव क्या होगा? बढ़ जाता है। आइए अगला क्वेश्चन, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है विद्यार्थीगण। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ये जहरीला है। बहुत बोलते हैं ना, छोटा चीज़ बड़ा घाव करे, यही क्वेश्चन है। अगर समझ गए तो लाइफ टाइम के लिए हो गया, नहीं समझे तो फिर प्रॉब्लम करते रहेगा। देखिए आज के बाद नहीं प्रॉब्लम करेगा, समझिए। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं विद्यार्थीगण, वायु का दबाव घटते जाता है। वायु का दबाव क्या होता है? घटते जाता है। ये अर्थ है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं विद्यार्थीगण, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, टेढ़ा हो गया, थोड़ा सीधा करके बनाते हैं। ये है अर्थ, ये है अर्थ पृथ्वी। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, प्रेशर का मान क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। प्रेशर का मान क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। दबाव का मान क्या हो रहा है? वायुमंडलीय दबाव का मान क्या हो रहा है? घटते जा रहा है विद्यार्थीगण। वायुमंडलीय दबाव ऊपर जाने से घटता है, और ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे वायु का दबाव क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। पृथ्वी पर अभी हम जिस तरीक़ा से हैं, वायुमंडलीय दबाव के संपर्क में बहुत अच्छा से हैं, बहुत बढ़िया से वायुमंडलीय दाब एक बार लगा हुआ है, एक बार लगा हुआ बढ़िया से दम अभी है। हमारा ब्लड भी बहुत अच्छा से चल रहा है, इसके दबाव में आके अच्छा से सर्कुलेट हो रहा है, ना नाक से ब्लड आ रहा है जल्दी, ना कुछ, नॉर्मल बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर आप चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे विद्यार्थीगण, इस कंडीशन में अगर आप चले गए, इस कंडीशन का बात करें, ऊपर चले गए, ऊपर जब जा रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में होगा ये कि वायु का दबाव कम होगा, तो आपका जो सिस्टम है, आपका जो सिस्टम है शरीर का, वो गड़बड़ हो जाएगा। नाक से खून आ सकता है, चक्कर आ सकता है। तो ये वायुयान का केबिन जो होता है, उसके अंदर ऊपर में जाने से वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, तो यात्री को परेशानी ना हो, तो केबिन के अंदर का दबाव बाहर के दबाव के तुलना में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वैसा दबाव रखा जाता है जैसा हमारा पृथ्वी पर था। तो पृथ्वी पर दबाव जैसा था वैसा अंदर में बना के रखता है, उसका सिस्टम लगा हुआ है हवाई जहाज़ का, तो हवाई जहाज़ का दबाव बाहर के तुलना में ज़्यादा होगा, क्योंकि बाहर का कम हो गया ऑटोमेटिक, नीचे में अच्छा था, लेकिन ऊपर जाते जाते वायुमंडलीय दबाव कम हो गया, तो केबिन का दबाव मेंटेन करके सब रखता है कि उसके बराबर में आएगा तो यात्री लोग का खून आ सकता है, चक्कर आ सकता है, बेहोश हो जाएगा। इसलिए केबिन के अंदर का जो दबाव होता है, वायु का दबाव, वो अधिक होता है। तो आंसर क्या बने? बाहर के समान नहीं, बाहर से कम नहीं, बाहर की तुलना में अधिक। केबिन के अंदर का दबाव जो होगा अधिक होगा विद्यार्थीगण, ज़्यादा होगा, अधिक होगा। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिना भंजन के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता कहलाती है। अब भंजन क्या है विद्यार्थीगण? देखिए ये बताते हैं इंग्लिश में थोड़ा। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग। मटेरियल का वह
एबिलिटी, वह प्रॉपर्टी जो खींच रहे हैं विद्यार्थीगण, खींच रहे हैं। जैसे रोड, आप लोग रोड चढ़ते हैं छत पर, कभी रोड को एकदम 4 गो पिताजी लोग निकाल के रखे हैं आपके भैया लोग की, बाद में दो मंजिला बनेगा तो उसको ऐड करके जोड़ करके फिर कॉलम बनाया जाता है। तो आप लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे पकड़ के खींच के नवा एकदम ऐसे मोड़ देते हैं, ऐसे मोड़ दिए। तो देख रहे हैं आप रॉड को मोड़ रहे हैं, एकदम मोड़ रहे हैं, लेकिन वो बिना टूटे हुए डिफॉर्म हो गया, बिना टूटे हुए वो मुड़ा गया, बिना टूटे हुए मुड़ा गया। उसको बोलते हैं, बिना टूटे हुए अगर मुड़ा जा रहा है, अब मुड़ा गया, इसे मुड़ा गया, टेढ़ा हो गया, टूटा नहीं, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। विद्यार्थीगण संघट्यपन बोलते हैं हिंदी में, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो इसका आंसर बनेगा प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी उसको बोलते हैं जैसे रॉड को अब ऐसे मोड़ रहे हैं, ऐसे मोड़ रहे हैं, और क्या कोई आ गया, छोड़ दिए रोड, छोड़ दिए, फिर अपना कंडीशन में रोड को ऐसे मोड़े, फिर कोई देख ली, फिर रोड ऐसे आ गया वापस जगह में। तो पदार्थ का वह गुणधर्म जिसको बल देने के बाद खींचते हैं, ऐसे खींच रहे हैं, और ये बल जो दिए थे इसको हम छोड़ दिए, ये जो बल छोड़ दिए तो फिर वो अपना अवस्था को प्राप्त कर ले, उसको बोलते हैं प्रत्यास्था, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, देखते हैं मसल्स हो गया और कुछ भी हो गया। क्रीप का कंसेप्ट इंजीनियरिंग का है, यहाँ बहुत कम पूछा जाता है, बताएंगे इसको भी। वैसे क्रीप होता है जो डिफॉर्म कर रहे हैं मटेरियल को, तो उसको रेजिस्ट करने का कितना क्षमता है उसी को क्रीप बोलते हैं। और फटीग बोलते हैं कितना एनर्जी को गेन किया वहाँ तक। तो ये सारा चीज़ें हैं वहाँ तक बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना होता है? ऐसा हिंदी लिख रहे हैं विद्यार्थीगण की कन्फ्यूजन हो जा रहा है, इसे इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूएशन ई होता है। ये जो 1 लिखा हुआ है ये पूर्णतः प्रत्यास्थ के लिए है, यह पूर्णतः प्रत्यास्थ के लिए है ये, और ये जो है पूर्णतः अप्रत्यास्थ के लिए या प्रत्यास्थ पूछता है, या प्रत्यास्थ, और ये पूर्णतः प्रत्यास्थ के लिए है 1। ई का वैल्यू 1 जो है ये फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, और इन इलास्टिक बॉडी दे देगा तो 0, इन इलास्टिक बॉडी दे देगा तो अप्रत्यास्थ दे देगा तो 0। अभी आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थीगण क्या देख के रखा है कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है? विद्यार्थीगण बाहर की ओर देकर धक्का देती है। देखते हैं, आप कार से चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, टू व्हीलर से चलते हैं, देखते हैं आप बाहर की ओर, लगता है ना बाहर की ओर गिर जाएंगे। ऐसे आप मुड़ रहे हैं इधर अंदर की ओर, लेकिन आपको एक इधर बाहर की ओर बल का एहसास होता है। तो मोड़ के समय में जब मोड़ आएगा, मोड़ का कंडीशन बोल रहा है बाहर की ओर एक बल लग रहा है, बाहर की ओर बल लग रहा है। ये बाहर की ओर बल का एहसास होता है, एक्चुअली में ये एहसास होता है, लेकिन हमको बल जो लग रहा है वो केंद्र की ओर एक बल लगता है विद्यार्थीगण, केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, जिसको बोलते हैं FC से डिनोट करते हैं, और इसको भी FC से बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। बाहर की ओर जो बल लगेगा अपकेंद्रीय बल, और केंद्र की ओर जो बल लगेगा, जो इधर हम लोग मुड़ रहे थे 2 व्हीलर से 4 व्हीलर से, जो अंदर की ओर एक बल लगेगा, केंद्र की ओर जो बल लगेगा, केंद्राभिमुखी बल बोलते हैं, और उसी को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको बोलते हैं बाहर की ओर जो अपकेंद्रीय बल लग रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूध से क्रीम निकालते हैं ऐसे ऐसे, जो मम्मी लोग घर में आप देखते होंगे ऐसे ऐसे घर में करती है मक्खन निकालने के लिए, वो होता है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल पर आधारित है, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल के आधारित पर कपड़ा साफ करता है, और दूध से क्रीम निकालना अपकेंद्रीय बल, और केंद्र की ओर जो बल लगेगा अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल, ये सेंट्रीफ्यूगल। FC का मान होता है, FC का मान होता है mv²r, mv²/r। m हुआ जो वस्तु चल रहा है उसका द्रव्यमान, v हुआ उस वस्तु का वेग, और r हो गया ये त्रिज्या, ये त्रिज्या। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का दोनों का समान होता है, यही है, एक ही है, अलग नहीं है कि अलग इसका कुछ फार्मूला है। दोनों बल बराबर होते हैं, ये आभास होता है हमको, बाहर की ओर आभास होता है। इसलिए रोड देखते होंगे जो बनता है थोड़ा सा इंक्लाइंड करके बनाता है, बढ़िया तरीक़े से कर्व में जो रोड होता है वो बढ़िया तरीके से। तो अभी आंसर जो बनेगा इसका
किधर बल लग रहा है, मोड़ लेती है, तो वो कौन सा बल है, जो बाहर की ओर। तो बाहर की ओर ये लगेगा। अब केंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल, और केंद्र की केंद्राभूमि। घर्षण बल, घर्षण जब ठोस पदार्थ में जब एक बल का पीछे की ओर एक बल लगता है, जैसे विस्थापन इधर हो रहा है वस्तु का, एक दूरी इधर, गति इधर कर रहा है, तो पीछे की तरफ एक बल लगेगा, उसको बोलते हैं घर्षण बल। किसमें, ठोस में। और द्रव में श्यानता, विस्कस फोर्स, श्यान फोर्स, श्यान बल। और तनाव बल टेंसाइल फोर्स। जैसे इसको हम क्या कर रहे हैं, पकड़ के खींच देंगे तो मान लीजिए खींचा गया, चाहे कुछ भी हुआ, किसी रबर को पकड़ के खींच रहे हैं, खिंचा रहा है, उसको बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। और वही रबर को पकड़ के इससे दाब दीजिए, दाब के छोटा कर दीजिए मान लीजिए इससे, तो वो हो गया कंप्रेसिव फोर्स, संपीड़ित बल। तो ये टेंसाइल फोर्स तनाव होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थीगण क्या दे के रखा है कि डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने के लिए प्रक्रिया भी तो बताएं। दूध से क्रीम निकालने के लिए वॉशिंग मशीन में ये सब जो प्रक्रिया होती है वो होता है अपकेंद्रन। अपकेंद्रन मतलब सेंट्रीफ्यूगल होगा। अपकेंद्रन कहाँ है, सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा अपकेंद्रीय। क्रिस्टलीकरण विधि होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ें क्रिस्टलीकरण। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन बनता यहीं से है, एग्जाम में पूछा हुआ सब क्वेश्चन है ये आपका एलपी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीक़ा से पूछता है। एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सारे टफ होते हैं। हाँ, रिजल्ट जो बनने वाले क्वेश्चन होते हैं उस थोड़ा सा विद्यार्थीगण अच्छा होता है। जैसे नॉर्मलाइजेशन का आप नाम सुने होंगे, नॉर्मलाइज करके इसका बढ़ा दिया, उसका बढ़ा दिया। हम लोग के टाइम में बहुत अच्छा खासा लोगों का बढ़ा, हम लोगों का नहीं बढ़ा, कुछ पेपर में कुछ बढ़ा था हम लोग का भी। तो आपके साथ भी अच्छा होगा अगर बढ़िया क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले लेते हैं आप, और बढ़िया हो गया तो आपका नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो हड़बड़ाएं नहीं, बढ़िया से अपने तरीक़ा से तैयारी करें, और जो भी डिसीजन लेना है आप अपने तरीक़ा से लें। दूसरा क्या कर रहा नहीं, आप किसी के भरोसे जाना नहीं है। वैसे तो ऑनलाइन होगा, CBT 1 या CBT 2 सब होगा, तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छा से एग्ज़ाम दें। यही हम आशा करते हैं कि बढ़िया से तैयारी करें। हम आपके साथ रहेंगे जितना हो पाएगा, और बाकी बात आप जो तैयारी कर रहे हैं उस पर लगे रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग, एक समान, देखिए क्या दिया है, एक समान वृत्तीय वेग एक समान दे दिया है। एक समान वृत्तीय का मतलब सर्कुलर मोशन का बात कर रहा है, सर्कुलर मोशन का बात, ये ठीक बना थोड़ा, सर्कुलर मोशन का बात कर रहा है। एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। विद्यार्थीगण, सर्कुलर मोशन के केस में, वृत्तीय गति के केस में एक समान वेग लिख दिया है, मतलब वेग नहीं बदलेगा। तो क्या बदलेगा विद्यार्थीगण, वेग की दिशा बदलेगा, वेग का डायरेक्शन बदलेगा, वेग का डायरेक्शन बदलेगा, हमेशा वेग का डायरेक्शन बदलेगा। वेग कभी यहाँ, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, तो वेग की दिशा बदलते रहेगी। वृत्तीय गति में वेग की दिशा बदलती रहेगी, दिशा बदलेगी, परिमाण नहीं। एक समान वृत्तीय वेग लिख दिया है, तो वेग जब नहीं बदलेगा तो चाल भी लिखता है इसको, कभी कभी वेग को चाल लिख देता है ये, और चाल ही होगा, दिशा तो बदल रहा है हमेशा। तो इस समय गतिज ऊर्जा बोल देता है कांस्टेंट है, होगा भी, ऐसा मिलेगा देखने को आपको क्वेश्चन इस टाइप का। चाल और गतिज ऊर्जा नियत होते हैं वृत्तीय गति में, तो ये सेंस लेके चले, लेकिन दिशा बदलते रहती है। दिशा क्या होगी विद्यार्थीगण, बदलते रहता है। तो अभी आंसर जो बनेगा डायरेक्शन बनेगा, दिशा इसका बदलते रहेगा। द्रव्यमान तो फिक्स होगा, द्रव्यमान तो किसी भी वस्तु का फिक्स होगा, द्रव्यमान फिक्स है, और तो वेग भी अगर नहीं परिमाण में फिक्स है तो संवेग भी तो समान हो जाएगा। तो ऐसा कंडीशन बना के रखा, गति मतलब वही वेग बोला है, चाल होगा, स्पीड लिख दिया है। तो ये सारा ऑप्शन है, समझ बुझ के बनाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बढ़िया से बन के निकल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर लगा हुआ है। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को कहा जाता है। निकाय मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी सिस्टम को एक समान वृत्तीय गति में चलने के लिए, जैसे विद्यार्थीगण कोई वस्तु है ये ऐसा वृत्तीय गति में चल रहा है, कोई वस्तु है ये वृत्तीय गति पर, वृत्तीय पथ पर चल रहा है, ये वस्तु ऐसा चल रहा है, इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो वृत्तीय पथ पर अगर चल रहा है तो इसको चलने के लिए केंद्र की तरफ एक बल लगेगा। जैसे एक रस्सी में एक पत्थर बांधिए और ऐसे घुमाइए, तो देखिएगा अंदर की ओर एक बल लगता है।
रस्सी की तरफ एक तनाव लगा रहता है, ऐसे बल लगा, तभी तो ये दे रहे हैं बल, इसको दे रहे हैं तभी तो वो घूम रहा है। अगर यहाँ देना छोड़ देंगे तो बंद हो जाएगा, वो रस्सी बंद हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ से बल लग रहा है जिसके वजह से चारों ओर घूम रहा है, जिसके वजह से चारों ओर घूम रहा है। तो यहाँ से जो बल दे रहे हैं उस केंद्र से जो बल लग रहा है, केंद्र से जो बल दे रहा है और चारों बगल रस्सी घूम रहा है, वो पत्थर घूम रहा है, रस्सी नहीं पत्थर घूमेगा रस्सी के साथ, तो वो उस बल को बोलते हैं, केंद्र की तरफ जो बल बोलते हैं वो बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसी को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, उसी को बोलते हैं केंद्राभिमुखी बल। तो कौन सा आंसर है? अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल होगा, अपकेंद्रीय बल नहीं होगा, अभिकेंद्रीय बल होगा, केंद्र की ओर जो लगेगा अभिकेंद्रीय बल होगा, उसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल लगता है बाहर की ओर। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल तो हम वस्तु को घुमाने में नहीं लगाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है, हमेशा नीचे लगता है। ये पृथ्वी किसी को अगर घुमाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी के चारों ओर इसके जो ग्रह होंगे, जैसे पृथ्वी के चारों चंद्रमा, चंद्रमा जो इसके हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल वजह से चंद्रमा परिक्रमा कर रहे हैं। भैया आपके पीछे कोई अगर परिक्रमा करेगा तो आपके पास कुछ बल है, पैसा रहेगा तभी ना आगे पीछे कोई घूम जाएगा। नहीं है आपके पास कुछ तो भाग बोले हटो, कोई मतलब का नहीं है ये, हटाओ जाओ। आपके पास है पैसा है, आपके पास बल है, तभी आपके आगे पीछे लोग ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे। यही कंसेप्ट को याद रखिए। तो पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है तो चंद्रमा इसके अगल इससे चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो यही हाल है। तो कोई भी वस्तु अगर चक्कर लगा रहा है तो केंद्र की ओर उसको हैंडल कर रहा है एक बल, जिसको बोलते हैं केंद्राभिमुखी बल। अब ये आप अभिकेंद्रीय बल अंदर की ओर जो बोलते हैं अभिकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अभिकेंद्रीय बल लगेगा केंद्र की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय बल। यांत्रिक बल मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स यही सब है। और मैकेनिकल एनर्जी बोलता तो आंतरिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। अब साधारण लोलक का बात आया, पेंडुलम का बात आ रहा है विद्यार्थीगण, पेंडुलम का बात आ रहा है। तो देखिए थोड़ा सा पेंडुलम का बात आया तो पेंडुलम मान लीजिए इस तरह से ये है, ये पेंडुलम है, ये बॉब लटका हुआ है किसी रस्सी से, इसका द्रव्यमान m होगा। ये क्या हो रहा है, यहाँ से लटका हुआ है, लटका हुआ है। एक समय में ये बॉब यहाँ जाएगा, फिर लौट के यहाँ आएगा मिड पोजीशन में, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा। तो ये एक दोलन पूरा कर लिया, ये एक चक्कर पूरा कर लिया विद्यार्थीगण। तो एक चक्कर जब पूरा कर लिया, जब यहाँ से यहाँ गया था, जब यहाँ से यहाँ गया था मिड पोजीशन जिसको बोलते हैं, मिड पोजीशन से ये महत्तम स्थान तक गया था, इसको बोलते हैं आयाम। इसको क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं विद्यार्थी, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। फिर यहाँ से वापस आया, ये देखिए मिड पोजीशन पर, फिर यहाँ से गया, यहाँ गया, इसको महत्तम स्थान पर, फिर अपना मिड पोजीशन पर आया। तो इस तरह से एक चक्कर पूरा कर लिया। तो इस चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा, उसको बोलते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल। और एक सेकंड में कितना चक्कर पूरा किया, उसको बोलते हैं आवृत्ति। एक सेकंड में कितना चक्कर पूरा किया, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जिससे साउंड में एक सेकंड में कितना बार कंपन हुआ कोई भी अणु का कण, कोई भी कण, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकंड में कितना बार चक्कर लगाया, इसको बोलते हैं यहाँ पर आवृत्ति। और एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लिया, इसको बोलते हैं आवर्तकाल। तो यहाँ से ये नापा जाता है, यहाँ से जो लंबाई है और यहाँ जो पॉइंट फिक्स है, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एल, इसका द्रव्यमान है। तो आवर्तकाल का फार्मूला होता है T बराबर 2π√L/g। जी लगेगा नीचे की ओर, जी लगेगा नीचे की ओर। तो यहाँ बोल रहा है क्या, यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए, ये लंबाई को विद्यार्थीगण बढ़ा दिया जाए, लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल का मान बढ़ जाए, क्योंकि समानुपाती है, समानुपाती है, सीधा सीधी एकदम है। तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, ज़्यादा समय लगेगा तो धीरे धीरे घूमेगा, धीरे धीरे दोलन करेगा, धीरे धीरे दोलन करेगा, धीरे धीरे दोलन करेगा। इसमें और कंसेप्ट है, जब लोलक ये बॉब जो है यहाँ जाएगा, यहाँ जब जाएगा तो एकदम महत्तम स्थान पर चला जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा देर के लिए रुक जाएगा, फिर वापस जिस समय रुका होगा, जिस समय रुका होगा उस समय वेग जीरो हो गया होगा, वेग जीरो हो गया होगा तो वहाँ ऊंचाई ज़्यादा हो गया होगा, ज़्यादा तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा, गतिज ऊर्जा का मान जीरो। जब वहाँ से लौटा होगा तो भों ऐसे किया होगा, सन
तुरंत पार कर गया होगा, यहाँ पर वेग मैक्सिमम, यहाँ पर वेग मैक्सिमम, ऐसे गया होगा, फिर यहाँ आया होगा, फिर झूला झूले ना, झूला झूलेंगे, जब वहाँ गएंगे महत्तम स्थान, थोड़ा देर रुक के, उस समय वेग 0, तो ऊंचाई देखिएगा वहाँ ज़्यादा है, उस समय स्थितिज ऊर्जा mgh का मान ज़्यादा, तो वहाँ गतिज ऊर्जा 0। फिर जैसे आया होगा एकदम, जैसे यहाँ आया होगा, जैसे यहाँ से यहाँ आया होगा, तुरंत स्पीड में बहुत वेग के साथ आया होगा, और यहाँ पर वेग ज़्यादा होगा, यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान ज़्यादा, फिर धीरे धीरे कम होगा, फिर 0, फिर आया होगा। तो इस तरह से इसको समझते हैं, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से। तो ये कहानी है। अभी लंबाई बढ़ा दिया तो आवर्तकाल का मान ज़्यादा इस समय सुस्त हो जाएगा, इस समय थोड़ा सा धीमा धीमा चलेगा। आवर्तकाल मतलब ज़्यादा समय ले रहा है झूलने में, वो दोलन को पूरा करने में। तो अभी आंसर जो बनेगा, बढ़ा दी जाए पेंडुलम की लंबाई तो आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा, आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय, एक आयाम को पूरा करने में लिया गया समय, एक आयाम को पूरा करने में लिया गया समय क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे आवर्तकाल। आवृत्ति क्या कहते हैं? एक सेकंड में जितना बार दोलन किया, एक सेकंड में जितना बार दोलन किया उसको बोलते हैं आवृत्ति। और उस दोलन को पूरा करने में कितना समय लगा, अगर पूछता है ऐसा, जो समय लिया उसको बोलते हैं आवर्तकाल। एम्पलीट्यूड बोलते हैं शुरू से लेकर के महत्तम विस्थापन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या देके रखा है। देके रखा है झूले पर बैठे लड़की की गति। अगर झूला पर, जैसे झूला पर आप देखते होंगे आम के दिनों में या बगीचा में लड़की लोग झूला लगा के बैठ झूल रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही, ऐसे जा रही, ऐसे जा रही, इसको बोलते हैं आवर्त गति। इसको क्या बोलते हैं? आवर्त गति। तो आवर्त गति होगा ये, लड़की गति कैसे होगी? आवर्ती होगी। वृत्तीय गति रहता तो वृत्त में घूमता, ऐसा ऐसा गोल गोल सर्कल में घूमता, ऐसा नहीं दिया हुआ है। एक समान बोलता मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करे, उसको बोलते हैं एक समान गति। तो ऐसा कुछ है नहीं। असमान, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, अलग अलग दूरी तय करेगा, उसको बोलते हैं असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो ये सब चीज़ है, ये सब हमारा जो है आवर्ती गति, गया आया, ऐसा 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 दोलन, जो घड़ी का जो पेंडुलम होता है, एक बार इधर जाता है, एक बार इधर जाता है, इधर जाता है, इसको बोलते हैं आवर्ती गति। सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या दिया? किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है। विद्यार्थीगण ये देखिएगा, ये हमारा हुआ पृथ्वी, अर्थ, ये हुआ अर्थ, इसके चारों ओर कोई चक्कर लगा रहा है, कोई चक्कर लगा रहा है सैटेलाइट। ये सैटेलाइट इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है विद्यार्थीगण, ये सैटेलाइट इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो चक्कर लगाएगा तो किसके वजह से? ये अंदर में बैठा हुआ है, ये अंदर में एक बल लगा के बैठा हुआ है, इसी वजह से इसके बगल में चक्कर लगा रहा है। अगर हमारे पास नहीं रहेगा कुछ तो लोग हमको देखेंगे? नहीं देखेंगे। हमारे पास अगर कुछ नहीं है, ताकत नहीं है, तो हमको कोई पूछेगा भी नहीं। हमारे पास अगर बल नहीं तो कोई वैल्यू नहीं देगा, मतलब ये तो बेकार आदमी। उसी तरह से ये पृथ्वी के इधर सैटेलाइट घूम रहा है, इसका मतलब पृथ्वी के पास आकर्षण बल है। तो कौन सा बल है? केंद्र की ओर, केंद्र की ओर लगा के रखा है, उसको बोलते हैं केंद्राभिमुखी बल, उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो आंसर क्या बनेगा? अभिकेंद्रीय बल। तनाव बल नहीं होगा, समतली बल नहीं होगा, अपकेंद्रीय बाहर की ओर लगता तब अपकेंद्रीय बल। वॉशिंग मशीन, दूध से क्रीम निकालना, ये सब चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या है? वक्र पथ मतलब सर्कुलर, वक्र पथ मतलब ऐसा ऐसा, वक्र पथ मतलब ऐसा ऐसा घूम रहा है। देखिए, व्हाट इज द मोशन ऑफ द बॉडी कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पर घूमेगा, ये सर्कुलर पाथ हुआ, ऐसा ऐसा घूम रहा है, ऐसा ऐसा बॉडी घूम रहा है, वस्तु घूम रहा है सर्कुलर पाथ पर। तो सरल रेखीय गति नहीं, सरल रेखीय गति में एकदम सीधा घूमता। सरल आवर्त गति में एक बार जाता, एक बार आता, जाता आता, ऐसा बनता जो पेंडुलम का होता है, ये भी नहीं होगा। आवर्ती गति ये भी नहीं होगा, आवर्ती गति भी हुई, सरल आवर्त गति से हुआ। वक्र रेखीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्या है? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला, विद्यार्थीगण केंद्र की ओर, किधर लग रहा है बल? वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल। तो केंद्र की ओर
देखिए ये घूम रहा है वृत्तीय पथ पर, और वृत्तीय पथ पर जब घूम रहा है तो केंद्र की ओर एक बल लग रहा है, केंद्र की एक बल लग रहा है ये FC। तो FC इक्वल टू होता है mv²/r। ये क्या है? वस्तु का मास है, और ये क्या है? r है, और जिस वेग से घूम रहा है ये वेग है v। तो यही है हमारा यही है हमारा अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल का मान FC, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। तो जो केंद्र की ओर बल लगेगा उसको बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल, केंद्र की ओर जो बल लगेगा उसको बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल। कोणीय बल जो एंगल के साथ, साधारण बल तो जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है आकर्षण बल, वही गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो हमारा mg के बराबर होता है। और यहाँ तक विद्यार्थीगण हम लोग का ये सेशन रहा, बहुत अच्छे तरीके से जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको डील किए हैं, और बढ़िया से पढ़ाई करिए। इसी तरह से आप और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नई एनर्जी के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।